अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके तो हम लोग नमूनिया की बात कर रहे थे और मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास लोबार नमूने में बेसिकली सिंपल इन्फेक्शन और सिंपल जो एक इन्फ्लेमेशन की स्टेजेस होती हैं वही हमने ज़रा से नामों के साथ दे दिए हैं और कुछ भी नहीं है। तो उसी को ज़रा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से उनने कहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, फिंगर टिप्स पे आपकी होना चाहिए कि आपने इसमें क्या लिखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें लोबार नमूने की 4 स्टेज हैं। हमने सबसे पहली है स्टेज ऑफ कंजेशन। यही मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहली स्टेज में सबसे पहले क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन होगी उस जगह पर बैक्टीरिया आएंगे, वहां पर थोड़े बहुत न्यूट्रोफिल्स होंगे और वेस्कुलर कंजेशन यानी वेस्कुलर इंगॉर्जमेंट होगी। तो ये पहली स्टेज में होता है, उसको हम स्टेज ऑफ कंजेशन कहते हैं, क्योंकि अभी वेसल्स थोड़ी बहुत इसमें डायलेट होती है, थोड़ी सी कंजेस्ट होती है और उसके साथ आपका बैक्टीरिया ज्यादा होंगे और न्यूट्रोफिल्स अभी कम होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो अपीयरेंस है, ग्रॉस अपीयरेंस है, वो आपको हल्की सी रेडिश सी महसूस होगी जो लोब है उसकी, क्योंकि पूरा लोबार है तो पूरा लोब इन्वॉल्व होता है। जो स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन है उसमें अब क्या होगा, सेकंड स्टेज हमने बात की थी कि अब न्यूट्रोफिल्स बहुत सारे आ चुके हैं, बाकी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी आ सके हैं और वेसल्स बहुत ज्यादा इंगॉर्ज हो चुकी हैं, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, आरबीसीज भी आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें जो आपका सारा एल्विलाई है ना भर चुका होता है फ्लूइड से। आपके नमूनिया में याद रखना, आपके जो मेजर चीज इफेक्ट हो रही होती है वो एल्विलाई ऑफ लंग्स हो रही होती है। आपको पता है ना, लंग्स में हमने पढ़ा है ना, जाहिर है कुछ एल्विलाई और एयर स्पेसेस है और उसके अलावा बाकी सारे लंग्स का इंटरस्टिशियल टिश्यू या फिर पेरेन्काइमा है। तो वायरल इन्फेक्शंस जब होते हैं उसमें आपका इंटरस्टिशियल टिश्यू जल्दी इफेक्ट होता है, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में आपका एल्विलर टिश्यू यानी एल्विलाई का जो अपना अंदर का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इन्फेक्ट होता है। तो बहरहाल अभी हम क्योंकि बैक्टीरियल नमूनिया की बात करें, कि बैक्टीरिया की हम बात करें, ठीक है, बैक्टीरियल स्टार्ट। तो बैक्टीरियल नमूनिया में स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन में जब आपकी वेसल्स इंगॉर्ज हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स भी बहुत सारे आ जाएंगे, लिम्फोमोनोसाइट्स भी आ जाएंगे और बहुत सारा एक्सुडेट आपकी वेसल से बाहर निकल आएगा। तो ये सारा का सारा कुछ चल रहा है आपके एल्विलाई में, तो आपका एल्विलाई सारा भर जाता है विद द फ्लूइड। तो उसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास वेसल्स की इंगॉर्जमेंट भी हुई है, तो आपको जो अपीयरेंस जनरल नजर आती है वो रेड कलर का हैवी बॉगी किस्म का आपका ना पूरा का पूरा वो हो जाता है, लोब हो जाता है आपका जो लंग का लोब है। इस वजह से क्योंकि अगर मेरे पास ये लंग का एक लोब है ये वाला और इस सारे में सारे एल्विलाई एयर के बजाय फ्लूइड से भर गए और यहाँ सारे में वेस्कुलर कंजेशन है, तो सारा रेड कलर का हो जाएगा और बहुत फर्म हो जाएगा क्योंकि उसके फ्लूइड भर गया तो एयर की जगह नहीं रही। तो जिस तरह लिवर होता है ना, लिवर में आपको पता है एयर की कोई जगह नहीं होती है, लिवर में सारा ब्लड और ये सब कुछ ही होता है, ब्लड साइनोसाइड्स एंड एवरीथिंग। तो ये भी अपीयरेंस बिल्कुल इसके लिवर जैसी होनी चाहिए, इस हो जाती है, ठीक है, जो लोब है। इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। रेड क्योंकि उसका कलर रेड सा हो जाता है, हेपेटाइजेशन बिकॉज इट इज जस्ट लाइक द लिवर, लिवर की तरह सख्त हो जाता है क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है और फ्लूइड क्या है, सारा एक्सुडेट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है अगली स्टेज, स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन। जो मैंने आपको बताया था कि तीसरी स्टेज में क्या होगा, अब कुछ मरने जीने वाली जंग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म की तरफ आ रही है, फिब्रिनो सेपरेटिव एक्सुडेट बनने लग गए, वेसल्स की इंगॉर्जमेंट कम हो गई है और आपका जो एक्सुडेट सारा हमारा फाइब्रस टिश्यू अब उसकी जगह ले रहा है, तो वो आपका ग्रे कलर का अपीयरेंस आती है, ग्रे हेपेटाइजेशन। और स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में मैंने आपको कहा था कि अगर हमारी बॉडी जीत जाती है तो ये सारा डेब्रिस क्लियर हो जाता है। क्लियर किस तरह होता है, या तो ये होगा कि जो आपकी बॉडी की वेसल्स और लिम्फेटिक्स वगैरह वो उसको ले जाएंगी, या फिर ये होगा कि मैक्रोफेजेस उसको इंजेस्ट करके उसको खत्म कर देंगे, या फिर ये होगा हमारे पास के किसी हमारा जो तीसरा तरीका है कि सारा का सारा ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, सारे की जितना भी डेब्रिस है, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ से क्लियर आउट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास लोबार नमूनिया में सिर्फ ये चीजें नहीं होती, बल्कि आपके पास क्योंकि ये चीज एल्विलाई में चल रही होती है, तो सिर्फ एल्विलाई नहीं बल्कि आपकी जो प्लूरा है वो भी इस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में लाजमी इफेक्ट होती है। प्लूरा आपको पता है कि वो कैविटी है जिसके अंदर हमारा लंग पड़ा हुआ है, तो प्लूराइटिस भी इसके साथ एकम्पनीड लाजमी होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये सब कुछ लंग के अंदर चल रहा है ना, एल्विलाई के अंदर, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन चल रही होगी तो यहाँ पर पड़ा हुआ प्लूरा भी इन्फेक्ट होगा और पेशेंट को प्लूराइटिस यानी प्लूरल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको पेन भी बहुत शदीद होती है। एल्विलाई इतनी पेन नहीं करते लेकिन प्लूराइटिस बहुत पेन करता है। अच्छा, जो हमारे पास दूसरा चीज है ना ब्रोंकोनमोनिया, ब्रोंकोनमोनिया में पैटर्न सेम यही रहता है लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आ जाता है। लोबार में आपका एक पूरा लोब इन्वॉल्व था इसलिए बड़ी चीज नजर आ रही थी, ब्रोंको में आपके छोटी जगह इन्वॉल्व है। होगी वही भी, क्या चीज होगी, जब भी बैक्टीरिया आता है तो जाहिर पस ही बनती है। यहाँ पर भी ये जो सारा एक्सुडेट था ये पस थी ना, तो यहाँ पर भी अब क्या होगा, बैक्टीरिया आया तो पस बनेगी, तो छोटे कलेक्शंस ऑफ एरिया आपको मिलेंगे जहां पर सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, सेपरेशन का लफ्ज हमेशा पस के लिए होता है और वो हमेशा हम बैक्टीरिया से एसोसिएट करते हैं, और इन्फ्लेमेशन हो रही है इसलिए उसे कह रहे हैं एक्यूट। इसलिए कि नमूनिया कभी भी आपका टीबी की तरह महीनों वाला हिसाब नहीं करता, या आपका जल्दी इन्फेक्शन आपका करता है। ठीक है, तो एक्यूट सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन के छोटे एरियाज आपको पूरे लंग में मिलते हैं और बिल्कुल इसी तरह से उन्हीं स्टेजेस से गुजर के आपके आखिर में ये ग्रेश उभरी हुई मैसेज बन जाती हैं जिस तरह एक ग्रे हेपेटाइजेशन की स्टेज में बनती थी। ठीक है, वही सारा किस्सा है।
अगली चीज आती है जी कॉम्प्लिकेशंस। आपके पास बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, आपको अक्सर ये आता है कि एक पार्ट में आपसे पूछते हैं स्टेजेस, दूसरे पार्ट में आपसे कॉम्प्लिकेशंस पूछ लेते हैं। तो आपके पास ये सारा कुछ आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। 3 कॉम्प्लिकेशन है सिंपली, अगर इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा, आपको पता है कि जब भी हमने पढ़ा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता तो पस उस जगह पर कलेक्टेड रह जाती है। जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि ग्रे हेपेटाइजेशन में अब फिब्रिनोसेपोरेटिव एक्सुडेट है सारा का सारा, वो फिब्रिनोसेपोरेटिव एक्सुडेट आपका सारा पस है जो वहां पर अभी एल्वेलाई में जमा है। अगर वो रेजोल्यूशन हो जाएगी, तब थी रेजोल्यूशन जब हमारी बॉडी जीत जाती है। अगर बॉडी नहीं जीतती और बैक्टीरिया जीत जाते हैं इस जंग को, तो फिर हमारे पास वहां पर वो सारी की सारी जो पस है वो कलेक्टेड रह जाता है और वहां पर एक पूरी कैविटी बना देता है वो, और कैविटी जिसके अंदर पस कलेक्टेड होगी उसको एब्सेस कहते हैं। तो पहली चीज हो सकती है आपकी एब्सेस कॉम्प्लिकेशन में। दूसरी चीज ये हो सकती है, अगर ये फ्लूइड जो पस है ये भी किसी ने इसको रिजॉल्व नहीं किया तो ये जाके आपके प्लूरा के अंदर घुस जाएगी, आपकी प्लूरल कैविटी को इन्वेड करेगी और प्लूरा के जो पैराइटल और विस्टरल प्लूरा की 2 लेयर्स हैं उनके दरमियान में आ जाएगी, और उसमें हम उसे कहेंगे दिस इज एम्पाइमा। एम्पाइमा इज पस इन द प्लूरल कैविटी। और आखिरी ऑप्शन ये हो सकती है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये बैक्टीरिया जो आपके लंग में है ये पूरी बॉडी में डिसेमिनेट कर जाए। हार्ट में जाएंगे एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं, अगर आपके जॉइंट्स में चले जाएंगे सपोरेटिव आर्थराइटिस कर सकते हैं, अगर ये आपके स्प्लीन में चले जाएंगे तो स्प्लीनोमेगैली और स्प्लीन के इन्फेक्शन कर सकते हैं। मतलब ये कि पूरी बैक्टीरिया पूरी बॉडी में डिसेमिनेट हो गया जो कि सेप्सिस कर देगा और आपका बहुत शदीद किस्म का पेशेंट का डेथ होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपने लिखनी होती है, इसकी बहुत जरूरी क्लिनिकल फीचर्स इसमें याद रखना, क्योंकि आपके पास टीबी और नमूनिया को अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो इसका टिपिकल सिनेरियो आता है ना आपके पास नमूनिया को, उसमें आपसे कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद यू चिल्स, फीवर, राइगर और साथ कफ थी और म्यूकोप्यूरिलेंट स्पूटम था। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड भी आ रहा हो और बहुत शदीद पेन की कंप्लेन भी कर रहे हैं इन द प्लूरल रीजन। प्लूराइटिक पेन होती है बेसिकली आपकी, क्योंकि प्लूराइटिस भी उसके साथ हुआ होता है। तो डायग्नोसिस बताएं, स्टेजेस बताएं और कॉम्प्लिकेशंस बताएं। अगर आपको कभी कभार ना सिनेरियो में, ये तो बिल्कुल क्लियर कट सिनेरियो हो गया ना जिसमें उन्होंने आपको बता दिया कि फीवर भी है क्योंकि इसका फीवर भी होता है, ये इन्फेक्शन है, और साथ उन्होंने आपको बता दिया कि म्यूकोप्यूरिलेंट स्पूटम है, थोड़ा बहुत ब्लड भी आ रहा है, तो ये तो कंफर्म होगा कि ये आपका नमूनिया ही है। कभी कभार आपको थोड़ा सा ना टीबी से कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि टीबी में भी इसी किस्म का कफ होता है और स्पूटम भी साथ आ रहा होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है, लेकिन आपके पास जब अगली ऑप्शन आप पढ़ेंगे ना तो आपको कंफर्म हो जाता है कि कौन सी चीज़ है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में आपका जो नमूनिया का क्वेश्चन होता है उसमें आपसे तकरीबन 99% ऑफ टाइम में स्टेजेस ही पूछी होती हैं और कॉम्प्लिकेशंस, तो आपको फिर तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि नमूनिया है आंसर। ठीक है, अच्छा फिर आपके जो वायरल नमूनिया है ना वो भी तकरीबन सारे के सारे बैक्टीरियल नमूनिया की तरह ही मैनिफेस्ट करते हैं, और 90% केसेस में ये होता है कि वायरल नमूनिया के ऊपर सुपरसीडेड बैक्टीरियल नमूनिया हो जाता है, क्योंकि वायरल नमूनिया ना मैंने आपको बताया कि एक चीज बस याद रखनी है कि ये पहले आपके एपिथेलियम को डैमेज करता है और फिर इंटरस्टिशियम को करता है। बैक्टीरियल नमूनिया की ये क्वालिटी होती है कि बैक्टीरिया जाके सीधा एल्वेलाई को डैमेज करते हैं। बैक्टीरिया में पहली चीज एल्वेलाई होती है, जबकि वायरल में पहली आपकी एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यानी ये पहले म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म को खराब करता है। एपिथेलियम वही है ना, वहां पर ये सब कुछ चल रहा है। उसके बाद ये अंदर आता है, अंदर आके भी ये पहले एल्वेलाई के भी एपिथेलियम को खराब करता है, उसके बाद ये इंटरस्टिशियम में घुस जाता है, उसके बाद एल्वेलाई के अंदर आता है। लेकिन होता ये कि जब ये ऊपर म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म और सारे एपिथेलियम को खराब कर रहा होता है ना आपके ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोज में, उस टाइम जाहिर सी बात है जब मैकेनिज्म खराब हो जाएगा तो जितनी भी बॉडी की सिक्रीशंस वहां बन रही है वो उन सारी का ना स्टेसिस होना शुरू हो जाता है, वो सारी बाहर नहीं निकल पाती, पेशेंट एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाता, उसके रिजल्ट में सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका होता है तब तक। तो बैक्टीरिया आ जाएंगे तो फिर तो जाहिर है वो पस छस और ये सब कुछ तो होगा ही होगा ना। तो वायरल में सारा यही होता है कि सुपरसीडेड बैक्टीरियल तो हो ही चुका होता है। अच्छा, फिर हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनियाज के हाल ही अपने नाम ज़्यादा रखने हैं कि मोस्ट कॉमनली जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होते हैं वो सूडोमोनास वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रोन होते हैं। ठीक है, एस्पिरेशन नमूनिया का मतलब ये कि आपने या तो बहुत शदीद प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग में ऐसा होता है कि पता नहीं चलता और चीज़ें आप जो भी कोई कंटेंट होता है उसको लंग में एस्पिरेट कर लेते हैं, या फिर जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनका गैग रिफ्लेक्स खराब होता है उनमें एस्पिरेशन अक्सर हो जाती है आपके जो नॉर्मल खाने पीने की गैस्ट्रिक कंटेंट्स की। अब ये वाला इसके साथ जो नमूनिया है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें आपकी अगर गैस्ट्रिक कंटेंट्स यानी स्टमक की चीज़ें आप सपोज वॉमिटिंग कर रहे थे और वॉमिट आपने एस्पिरेट कर लिया, अपने लंग्स में ले गए, तो उसमें जाहिर है एसिड होगा, तो फिर एसिड किस्म का बर्न हो जाएगा आपके सारे एल्विलाई में और साथ उसमें बैक्टीरियाज भी होंगे और चीज़ें भी होंगी, तो इसका ज़रा इस किस्म का नमूनिया मैनिफेस्ट करता है। सवाल आपका यही कुछ आता है जो मैंने आपको बता दिए, और इसके बाद हम अब करते हैं लंग एब्सेस। लंग एब्सेस को हम अगले पार्ट में स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक किसी कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।